हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं आधार जैन और आपके लिए लेके आया हूं यूजीसी नेट के जो लॉ ऑफ क्राइम करके आपको इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और कुछ कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं रखेंगे, थोड़ा बहुत कहीं मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए इस बारे में तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज जो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है, जैसे हमने एक्सटॉर्शन देखा, हमने थेफ्ट देखा, तो वो सेक्शन एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो केसेस हम देखें वो केसेस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। आपको ड्रिल मालूम है कैसे क्या करना है कि सबसे पहले मैं जैसे भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर मैं आंसर बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। तो आपको पेन पेपर लेके बैठना है। इसको देखने से पहले या तो वीडियो को पॉज करिए, जाके पेन पेपर लेके आइए और आप अपने आंसर पहले ही लिखिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूं, ऑप्शन बोलूं, आपको अपना आंसर लिख लेना है। उसके बाद में जो भी ऑप्शन है या फिर आगे जो डिस्कशन करूंगा तो करूंगा, बट आपको अपना इतना काम करना है और एंड में मुझे कमेंट करके बताना है आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेस क्वेश्चन एमसीक्यूज। तो ओके, क्वेश्चन वन जो है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये देखिए यूजीसी नेट जून 2018 का क्वेश्चन है और इस तरीके के काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट के अंदर। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका लिस्ट वन लिस्ट टू दी हुई है। लिस्ट वन में और लिस्ट टू में आपको बताना है करेक्ट क्या है। जैसे कि अगर थेफ्ट है तो थेफ्ट किस बारे में बात करता है, तो ये वो है। पहला है डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, बी बात करता है डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू डिलीवरी प्रॉपर्टी, थ्री है सी बात करता है इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, डी बात करता है कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी और सामने ही लिस्ट टू है। आपको ध्यान आ रहा होगा थेफ्ट 378 है, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो चलिए, और ऑप्शन आपके नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी करके, तो फटाफट से बताइए आपका आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज आंसर बी। बी बात करता है कि जो सबसे पहला आपका ए है डिसऑनेस्ट टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी, आपको ध्यान आ रहा होगा थेफ्ट 378 हम पढ़ते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको अगर नहीं आइडिया आ रहा है या फिर आपको याद नहीं आ रहा है तो जाके डेफिनेशंस पढ़िए, जाके जो भी डेफिनेशन दी हुई है वहां पर देखिए। 378 पढ़िए, 383 पढ़िए, है ना। तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये भी जून 2018 का क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन करके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक असर्शन दिया होता है और फिर एक नीचे रीजन दिया होता है, हमें बताना होता है पहले तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है नहीं है, और साथ ही साथ ये भी बताना होता है कि क्या जो असर्शन है, ये जो रीजन दिया हुआ है, क्या ये रीजन सही एक्सप्लेनेशन है उस असर्शन का। तो ये सब चीजें बतानी होती है। आपका जो क्वेश्चन है, assertion बात करता है nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the exact nature of the act। और रीजन है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ गुड डिफेंस एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। ऑप्शंस आपके सामने है, चलिए फटाफट आंसर करिए। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, मतलब ए और आर जो है दोनों ही ट्रू है, बट रीजन जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं ए का। अब मैं अगर थोड़ा समझाऊं तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपको याद आ रहा होगा कि सेक्शन 84 आपने पढ़ा होगा, ये उस बारे में बात करता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से रिलेटेड बात करता है। सेक्शन 84 आईपीसी आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेम वहां पर वो दिया हुआ है, और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट गुड डिफेंस है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, ये 76 79 के अंदर बात करता है, जहां पर बाउंड बाय और जस्टिफाइड बाय की बात की जाती है। तो अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो जाके पढ़िए। तो दोनों ही सही बोल रहे हैं, बट आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन है क्वेश्चन थ्री बात करता है, फिर आगे लिस्ट वन लिस्ट टू, यहाँ पर इन्होंने लिस्ट वन में केसेस दिए हुए हैं और लिस्ट टू में ये किससे रिलेटेड केसेस हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आपको मालूम होना चाहिए। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, सामने मेंसरिया दिया हुआ है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, सामने इंटॉक्सिकेशन है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड, कॉमन इंटेंशन। आरवी डुडली वर्सेस स्टीफन, नेसेसिटी। चलिए फटाफट अपना आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कर दें और अपना आंसर दें। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। आंसर सी इसका राइट है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ए जो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर, आपको ध्यान आना चाहिए कि कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, और कॉमन इंटेंशन से एक और रिलेटेड है यहाँ पर बरेंद्र कुमार घोष। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर नहीं मालूम है तो जाके इनके बारे में रीड करिए। इसको पोस्ट मास्टर केस भी कहा जाता है। उसके बाद सी में अगर हम बात करें तो बी जो है आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, ये बात करता है मेंसरिया की, मेंसरिया की। ओके, देन
जो सी वाला है वो बात करता है सेकंड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ वियर्ड इंटॉक्सिकेशन के मामले में, ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है। उसके बाद आरवी डुडली वर्सेस स्टीफन का केस तो आपको मालूम होगा, नेसेसिटी से रिलेटेड है। एक बोट में 5-6 लोग रहते हैं और वो एक छोटे बच्चे को मार के खा जाते हैं, तो उस बारे में बात करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, जितने भी आपके प्राइवेट डिफेंस है ना, उससे रिलेटेड जितने भी केसेस है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। किसी को भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप आईपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर मैं कोई टॉपिक आपको बोलूंगा प्रिपेयर करने को, तो वो आपको करना है प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस जितना भी 76 से 106 में दिया है ना, सब बिल्कुल पढ़ लो, रट लो, जिस तरीके से भी याद कर सकते हो। केसेस याद करना है, केसेस कर लो। कहाँ पर इस तरीके से जो अम्यूजमेंट वाले हैं 87 हो गया आपका, है ना, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बात करता है, विच ऑफ द फैक्टर फॉल अंडर द लिमिट्स विद इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुड बी एक्सरसाइज। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, वेयर देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। बी बात करता है, when a public servant performs an act is good faith। देन सी बात करता है, an act committed strictly in conformity with law। डी बात करता है, where the act was irregular and outside the scope of power। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर आपको कंफ्यूजन आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड, एक अगर आपने नाम सुना होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने की भी काफी ट्रिक्स होती हैं। एक तो होती है कि डायरेक्ट आपको मालूम है तो आपने ऑप्शन टिक कर लिया, बट दूसरी होती है कि जब आपको नहीं मालूम होता राइट आंसर क्या और कंफ्यूजन होता है, तब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो और एक वन बाय वन आप क्या करते हो, एलिमिनेट करते चलते हो। जैसे आपको एक आध तो श्योर होता है कि ये तो है ही नहीं, तो उसको सबसे पहले एलिमिनेट करो, फिर जो लीस्ट चांस होते हैं जिसके, उसको एलिमिनेट करो, फिर जो 2 बचते हैं उनमें से आपको एक बेहतर, इसको कहते हैं कि बेहतर तरीके से तुक्का लगाना, एक तरीके से। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए फटाफट, इसका आंसर क्या है बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। आपको याद आना चाहिए, ये बात कर रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका समय है, जैसे हम ऑप्शन ए की बात करें, अगर आपका समय है कि आप पब्लिक अथॉरिटी से जाके मदद मांग सकते हो, तो आप प्राइवेट डिफेंस नहीं कर सकते हो। दूसरा बात करता है, पब्लिक सर्वेंट ने अगर एक्ट गुड फेथ में किया है तब भी नहीं। तीसरा बात करता है, एक्ट जो है वो स्ट्रिक्टली इन कंफर्मिटी विद लॉ होना चाहिए। मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, प्राइवेट डिफेंस जो है, ऐसा नहीं कि सामने वाला चाकू लेकर बहुत दूर खड़ा है, आपको धमका रहा है और आपने सिर में गोली मार दी, ठीक है, या फिर वो चोरी करके भाग रहा था और आपने फायर कर दी, 3-4 गोलियां मार दी, तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं कहलाएगा। और इस तरीके से इसलिए बोला जाता है कि कंफर्मिटी विद लॉ होना चाहिए, मतलब बोलते हैं कि प्राइवेट डिफेंस भी उतना यूज करो जितना नेसेसरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है, डकैती विथ मर्डर क्रिएट्स को एक्सटेंसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्टिसिपेंट बिकॉज। ऑप्शंस आपके सामने है, कलेक्टिव लाइबिलिटी क्योंकि कोर एसेंस है, भले ही से वो क्लमिनेटेड सडनली हो चाहे ना हो। बी बात करता है, मेयर नॉन पार्टिसिपेशन इज डकैती विल नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी सिंस देयर वाज प्री कॉन्सर्ट। सी बात करता है, प्लानिंग वाज टू कमिट ओनली डकैती बट अनदर पर्सन फॉर अर्लियर एनिमिटी abated to committed murder while there was no common object। डी बात करता है, there must be one or more participant for the constructive action by each member। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। यूजीसी नेट जून 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टिव लाइबिलिटी। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, कि हम सेक्शन 34 पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड, राइट, कि भले ही से एक ने किया है बट लाइबल सब होंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, बरेंद्र कुमार घोष जो है इसी बारे में बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि दोज हु स्टैंड आउटसाइड दे विल ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल। मतलब अगर उसने एक ने गोली मारी थी बट जो बाहर भी खड़ा होकर निगरानी रख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, उसको भी लाइबल करार दिया गया था। वैसे ही डकैती, अगर आपने डकैती पढ़ी होगी, डकैती विद मर्डर किस सेक्शन के अंदर आता है, सेक्शन 396 के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें 5 और 5 से ज्यादा लोग अगर ऐसा करते हैं तो उसको डकैती कहते हैं, राइट। तो कलेक्टिव लाइबिलिटी की बात करता है, तो यही यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन रीजन है। डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन, असर्शन क्या बोलता है, रीजन क्या बोलता है। असर्शन यहाँ पर ओके, अच्छा ये लगता है ये रिपीट हो गया है, तो चलिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये रिपीट हो गया है, इसको हम आगे, इसको छोड़कर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी आते हैं, जो भी क्राइम की डेफिनेशन है, अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं कि किन किन लोगों ने क्या क्या क्राइम की डेफिनेशन में क्या क्या बोला है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस बार आपसे पूछा जा सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड क्राइम एज। अब क्राइम को बहुत लोगों ने डिफाइन किया, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किसने ये चीज बोली है, क्या बोली है, एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ अ पब्लिक लॉ ईदर फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट। ये किसने बोला, तो ये आपको बताना है। तो बहुत सारी डेफिनेशन है क्राइम की,
तो बहुत सारी हैं, तो उनको एक बार पढ़कर जाइएगा, किसने क्या बोला, रसेल ने क्या बोला, कैनी ने क्या बोला, ब्लैकस्टोन ने क्या बोला, और भी कई ऑथर्स हैं जिन्होंने बोला है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है, आंसर नंबर सी है, ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने बोला कि एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ, जो पब्लिक लॉ है उसको वायलेट किया, या तो कुछ कमिट किया या फिर जो करना चाहिए तो वो नहीं किया, मतलब ओमिट किया, है ना, ईदर फॉरवर्डिंग और कमांडिंग इट। तो ये किसने बोला, ये आपके ब्लैकस्टोन साहब ने बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। इन केस ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन ओनली, ठीक है, सिर्फ फाइन ओनली की बात हो रही है। अगर ऐसा कोई ऑफेंस है जिससे फाइन ओनली से पनिशेबल किया जा रहा है, तो एन अफेंडर हु इज सेंटेंस्ड टू पे अ फाइन एक्सीडिंग, मतलब 100 रुपए से ज्यादा का उसको फाइन लगाया, अगर वो फाइन नहीं पे करता, अगर डिफॉल्ट कर जाता है, तो क्या सजा होगी? ये ऑप्शन आपके सामने है, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने। आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी, 6 महीने की सजा होगी। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 67 जो है, यहाँ पर सेक्शन 67 आपको देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 67 हो गया। 73 जो है सॉलिटरी कंफाइनमेंट से रिलेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सजा कितनी प्रकार की होती है या कहाँ पर दी हुई है, वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ जो होते हैं, जैसे सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है, 19 जज से रिलेटेड है, ये आपको कुछ कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, राइट। काउंटर फीट कहाँ दिया हुआ है ना। उसके बाद आ जाता है आप प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद आप आ जाओ तो 121 से जो आपका चालू हो जाता है ना। उसके बाद सेडिशन वगैरह आप देख लो, सेडिशन वगैरह 124 है, इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद पीछे अगर आप देखोगे तो 378 थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह हो गया, ठीक है। देन रॉबरी, डकैती हो गया, 390, 391, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप यूजीसी नेट तैयारी कर रहे हो, आप निकालना चाहते हो, तो इन सेक्शन को तो आप अच्छे से पढ़ के जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है, सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स फॉर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। जैसा मैंने बताया, सेक्शन 73 सॉलिटरी कंफाइनमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात कर रहा है मैक्सिमम लिमिट क्या है सॉलिटरी कंफाइनमेंट की। ऑप्शन आपके सामने है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने। जल्दी से फटाफट इसका आंसर कर लीजिए, मैं आंसर बताता हूं। एंड द राइट आंसर इज आंसर सी, 3 महीने जो यहाँ पर है मैक्सिमम लिमिट ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट। मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा है, कितने समय तक सॉलिटरी कंफाइनमेंट दिया जा सकता है, तो 3 महीने की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है नॉन कंपोज मेंटिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। अगर आपने प्राइवेट डिफेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा नॉन कंपोज मेंटिस के बारे में। 82 से 86 के बारे में आता है ये सेक्शन। 82 से 86 में हम पढ़ते हैं, इसको बात करता है इनकेपेबल माइंड की। इसका मतलब क्या होता है, इनकेपेबल माइंड। चलिए फटाफट पहले आप आंसर बताइए, फिर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। ऑप्शन ए है, एवरी पर्सन इज कंसीडर्ड टू बी सेन अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। बी बात करता है, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग डीअरेंजमेंट। सी बात करता है, व्हेन द कॉग्निटिव फैसिलिटीज आर सच दैट ही डज नॉट नो व्हाट ही हैज डन। डी बात करता है, नॉन सेरीन मेमोरी, नॉट फ्रॉम विथ। चलिए आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द कॉग्निटिव फैसिलिटीज आर सच दैट कि उसको मालूम ही नहीं है वो क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकेपेबल माइंड, इनकेपेबल है माइंड सोचने के, ठीक है। तो उसको मालूम ही नहीं है, ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डन, उसने क्या कर दिया उसको मालूम ही नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, इनकेपेबल माइंड दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, और ये आपके 2017 के नवंबर में ये पूछा गया है। तो क्वेश्चंस बकायदा रिपीट हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकते। और अगर नहीं भी होंगे ना, तो इसी से सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है, जो यहीं कहीं कुछ आपको देखने में मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करता है, विच ऑफ द कंडीशंस द एक्ट विल नॉट बी wrongful confinement। बोल रहा है wrongful confinement ऐसी कौन सी कंडीशन में नहीं होगा। ऑप्शन ए, circumscribing limits, बी malice, सी moral force, डी mistaken exercise of power। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैलिस। देखो सिर्फ मैलिस है ना, ठीक है, मेंसरिया है सिर्फ, ठीक है, अभी कुछ किया तो नहीं है। वरना यहाँ पर सरकमसाइजिंग लिमिट्स वगैरह मतलब एक जगह ब्लॉक करना, मोरल फोर्स वगैरह का यूज करना, मिस तो है ना, पावर वगैरह का यूज करना, सिर्फ मैलिस है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन विच ऑफ द कंडीशन एक्ट विल नॉट बी, मतलब रॉन्गफुल कंफाइनमेंट कब नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हो मेंटली, आप मतलब मेंसरिया वगैरह है, मैलिस इंटेंशन है, तो नहीं। अदर देन दैट इसमें यहाँ पर कंडीशंस में बाकी सब फुलफिल कर रही है रॉन्गफुल कंफाइनमेंट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2017 का क्वेश्चन है आपका, कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने है। ये बात कर रहा है डेफेमेशन के बारे में। अगर आपने डेफेमेशन 499 अच्छे से आपने पढ़ा है, आपको पढ़ना है,
अगर आप तैयारी कर रहे हो आप इस चीज की प्रॉपर तरीके से, तो आप 499 पढ़ के जाइएगा, सेक्शन 499। ऑप्शन आपके सामने, पब्लिशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली एंड नॉट फॉर रिपीटिंग इट। ठीक है, दूसरा बात कर रहा है ओनली एडिटर एंड नॉट प्रिंटर एंड पब्लिशर आर रिस्पॉन्सिबल, ये क्या बात हो गई, फॉर दैट डेफेमेटरी स्टेटमेंट इन द न्यूज़पेपर। सी बात कर रहा है डेफेमेटरी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन। अच्छा, आंसर तो नीचे दिख ही गया है, लगता है डबल क्लिक हो गया, आंसर नीचे ऑलरेडी आ गया है, तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा। तो आंसर जो है इसका सी है, बात करता है डेफेमेटरी इम्पुटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन मे बी कन्वेड ऑब्लिकली और इनडायरेक्टली और बाय वे ऑफ क्वेश्चन, कंजेक्चर, एक्सक्लेमेशन और बाय आयरनी। तो इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आंसर नीचे आपको दिख गया है, इसका आप डेफिनेशन पढ़ लेना, वरना ये जो हमारा वीडियो है काफी लेंथी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 पर। यहाँ भी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखने मिलेंगे आपको। 2018 का क्वेश्चन है, यहाँ पर इन्होंने केसेस के नाम बताए हैं और यहाँ बताया है किस ऑफेंस से रिलेटेड ये केसेस हैं। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने, विश्वनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, अमर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। वहीं सामने ऑप्शन है किडनैपिंग, प्राइवेट डिफेंस, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, डाउरी, डेथ। चलिए फटाफट से आंसर बताइए, ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं चारों, फटाफट से इसको पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। ऑलराइट, जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, राइट आंसर है इसका आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी क्या बोलता है, ए का बोलता है यहाँ पर सेकंड, कि जो ये केस है विश्वनाथ स्टेट ऑफ यूपी, ये बात करता है प्राइवेट डिफेंस से रिलेटेड। बी जो है ये थर्ड से रिलेटेड है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मेजर सिंह, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन से डील करता है। देन सी से 1 जो है ये बात करता है, ये वरदराजन वाला जो है किडनैपिंग से रिलेटेड, और लास्ट बचा आपका अमर सिंह, तो ये बात करता है डाउरी डेथ से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट है, केसेस ध्यान रखिएगा। चलिए Question 14. The principle as to the way in which a man should behave when he has to make a choice between two evils. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस। अब आप देख सकते हो कितने क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे जो ऑलरेडी आए हुए हैं और कितने सारे प्राइवेट डिफेंस रिलेटेड है। तो एक बात तो समझ में आ गई बॉस कि प्राइवेट डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के हिसाब से। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने 80, 81, 82, 78। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर बी है, सेक्शन 81। 81 बात करता है, आपको ध्यान आ रहा होगा, ग्रेटर हार्म, एक बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर दिया। इसमें अधिकतर हम आईपीसी में ये एग्जांपल देखते हैं कि एक बड़ी शिप जा रही थी, एक बोट, नीचे 2 बोट थी, एक बोट में 4 लोग थे, एक बोट में 10 लोग थे। तो 10 लोगों के ऊपर चढ़ाने से अच्छा ये है कि 4 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया जाए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। वो सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए कि ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि या तो 11 लोगों की जान जाएगी या 4 लोगों की। तो हमने सोचा कि 4 की जाए तो कम से कम बाकी के जो वहां पर ज्यादा लोग हैं वो बच सके। ये सेक्शन 81 बात करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये फिर आपका लिस्ट 1 लिस्ट 2 पर आ गया है। यहाँ पर इन्होंने प्रोविजन दिए हुए हैं, साइड में सेक्शन दिए हुए हैं, जर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ, then act of judge when acting judicially, act of child under 7 years of age, explanation of good faith। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आंसर बताइए इसका। मैं बता देता हूँ राइट आंसर जो इसका है वो है आंसर नंबर सी। अब सी किस बारे में बात करता है, ये इतना सिंपल है, जर्नल एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइफ। अगर आपको याद आ रहा होगा तो सेक्शन 45 में हम पढ़ते हैं लाइफ डेथ लाइन से आता है, ठीक है। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली 77, याद आ रहा है नहीं आ रहा, प्राइवेट डिफेंस में, ठीक है। ये इस पर मेरे वीडियोस भी डले हुए हैं, अगर आप चाहें तो आप आईपीसी के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने 76, 79, 77, 78 इन लोगों को रिलेट करके मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। 77, 78 साथ में पढ़े जाते हैं। देन एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 इयर्स ऑफ एज, इस पर भी मैंने मेरा एक शॉर्ट्स मैंने बनाया था, सेक्शन 82 से रिलेटेड डील करता है कि 7 साल से कम का बच्चा कोई भी एक्ट करे उसको अपराध नहीं मानते। वहीं पर 83 क्या बोलता है, 83 थोड़ा सा अलग बोलता है। 83 बोलता है कि 7 से ऊपर 12 से कम का अगर कोई बच्चा करे अपराध तो वहां पर कुछ कंडीशन लग जाती है, वहां पर सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, वहां देखा जाता है क्या उसके पास इतनी क्षमता थी, क्या वो ऐसा सोच सकता था, क्या वो ऐसा कर सकता था, मैच्योरिटी थी नहीं थी, है ना। तो उन चीजों से रिलेटेड बात होती है। बचा आखिरी गुड फेथ, तो गुड फेथ सेक्शन 52 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात होती है यहाँ पर। तो ये इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आपका क्वेश्चन 16 है, बात करता है 86 ले डाउन। अब 86, 83 लेस डाउन। अब 83 के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट पीछे हमने देखा, 83 के बारे में मैंने बताया था आपको, 7 से ऊपर, ठीक है,
और 12 से कम के बच्चे से रिलेटेड क्या देखा जाता है। तो अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है ए प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, बी बात करता है इनकंक्लूसिव और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, सी बात करता है कंक्लूसिव और इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, और डी बात करता है इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए, वरना मैं आंसर बता रहा हूं, आप मैं ये देखिए मैं जितने जल्दी बोलते हुए चल रहा हूँ, मैं लेके चल रहा हूँ कि आप जैसे ही क्वेश्चन सुनते होगे आप सबसे पहले वीडियो पॉज करते होगे, अपना आंसर लिख लेते होगे, उसके बाद आप जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप सुन रहे होगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगी और उसका कोई सेंस नहीं बनता। आगे बताते हैं, आंसर आपको बता देता हूँ। आंसर इसका जो है आंसर नंबर बी है, बात करता है एन इनकंक्लूसिव और इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब ये समझना जरूरी है, इनकंक्लूसिव और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ क्या होता है। रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है मतलब कि अगर ऐसा आईपीसी बोल रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है, तो अगर आप कॉन्ट्ररी प्रूव कर दो, आप एविडेंस देकर उसको आप क्या कर सकते हो, रेब्यूट कर सकते हो। समझ रहे हैं मेरी बात क्या बोल रहा हूं। अगर आईपीसी बोल रहा है कि ऐसा ऐसा है, आपने कुछ एविडेंस दिया और आपने बोला ऐसा ऐसा नहीं है, मान लेगा आईपीसी, ठीक है। बट जहां पर बात आ जाए कंक्लूसिव या फिर इररेब्यूटेबल की, किस चीज की बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है दोनों, अच्छे से सुनिएगा, कंक्लूसिव या फिर इररेब्यूटेबल की बात आ जाए, तो ये आता है आपका सेक्शन 82। मैंने एग्जांपल भी दे दिया और एक और क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया यहाँ पर। सेक्शन 82 क्या बोलता है, 7 साल से कम का बच्चा कोई भी एक्ट करेगा ऑफेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ कर लो, आप कुछ प्रूव कर दो, फर्क नहीं पड़ता। 7 साल से कम का बच्चा है, अपराध किया हो उसने, तो उसने तो गोली मारी है मान रहे हैं, बट उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, क्योंकि उसको एग्जम्प्ट किया गया है सेक्शन 82। और वो क्या है, कंक्लूसिव और इररेब्यूटेबल है, आप रेब्यूट नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्ररी प्रूव करके भी आप इररेब्यूट नहीं कर सकते। बट सेक्शन 83 क्या बोलता है, 7 से ऊपर 12 से कम का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करे तो ये देखा जाएगा क्या उसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, क्या वो इतना मैच्योर है कि वो ऐसा कर सकता है। अगर आपने प्रूव कर दिया कि वो इतना मैच्योर नहीं है, तो क्या हो गया, ये रेब्यूट हो गया, रेब्यूट प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, इनकंक्लूसिव। या फिर उल्टा कर दिया, किसी भी तरीके से कर दिया जो वो बोल रहा है, तो वो इनकंक्लूसिव और रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ कहलाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इस पर काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका सेक्शन 82 भी तैयार हो गया है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 बात करता है द सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बेस्ड ऑन, अभी 2017 का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्या है, 4 आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्होंने मैक्सिम दी हुई है, तो इस तरीके से आप इनको करके फटाफट चलिए आंसर बताइए क्या है इसका आंसर। एंड द राइट आंसर इज आंसर ए। और आंसर ए क्या है, जो आपके सामने ये जो मैक्सिम दिख रही है, नलम क्रिमन सिने लेके, जिस भी तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है आप कर लेना। ये जो बोलती है, मैं इसका बताता हूँ कि मतलब क्या है इसका, जो इतना लिखा हुआ है कि नो क्राइम नो पनिशमेंट विदाउट अ प्रीवियस पीनल लॉ। मतलब अगर आज मैंने सपोज करो कि कोई व्यक्ति, एक किसी का व्यक्ति मर्डर कर देता है और आज से पहले मर्डर डिफाइन ही नहीं था, ठीक है, मतलब मर्डर का प्रोविजन ही नहीं था, आईपीसी के अंदर ऐसा लिखा ही नहीं था कि मर्डर अगर कोई करता है तो वो क्राइम है, वो अपराध है, और आज मैंने किया, तो क्या होगा, उसकी पनिशमेंट या क्राइम नहीं होगा, उसको क्राइम नहीं कहा जाएगा, उसकी पनिशमेंट नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते आप कि कल आपने उस पर लॉ बना दिया, आप सोच रहे थे अरे ये तो मुझसे गलती हो गई, अरे इसको तो इन्वॉल्व करना है आईपीसी के अंदर, डालो भैया, लोग वरना मर्डर करते फिरेंगे। आप, मैंने करा आज है, आपने कल लॉ बनाया, कल लॉ बनाया तो कल वाले लॉ के लिए आज मुझे सजा नहीं होगी। तो नो क्राइम नो पनिशमेंट विदाउट अ प्रीवियस पीनल लॉ, जब तक पीनल लॉ पहले, मतलब पीनल लॉ एग्जिस्ट होना चाहिए। आज ऐसा बोलना चाहिए सरकार को, या ऐसा कुछ लॉ हो कि भाई मर्डर करना गलत है, क्राइम है, इतनी सजा होगी। तो अब अगर कोई करता है तो फिर ऐसा नहीं कि लॉ कभी भी बना रहा है, उसके पहले जितनों ने भी किया उनको आप पनिशमेंट दे रहे हो। ये यहाँ पर बात हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 बात करता है विच वन ऑफ द एक्सप्रेसिव फैक्टर्स डज नॉट कंस्टिट्यूट सेडिशन। अब सेडिशन 124 है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गलती से ही मत भूलिएगा। 124 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, पढ़ के जाइएगा बिल्कुल। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको कवर करने हैं। अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं मैं आईपीसी या और अलग अलग जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सेल्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कि क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दूंगा कि पढ़ना क्या क्या है। अब बोल रहा है विच वन ऑफ द एक्सप्रेसिव फैक्टर, कौन सा यहाँ पर बता रहा है कि सेडिशन नहीं कर रहा है। ऑप्शन आपके सामने, डिसअप्रोवेशन ऑफ द गवर्नमेंट, एक्साइट डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, commenting on administrative actions of the government, attempting to excite disaffection against government। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है 2017 में। चलिए इसका जो आंसर है, आंसर है इसका सी। बात करता है क्या, सी क्या बोल रहा है, देखो, डिसअप्रोवेशन ऑफ गवर्नमेंट ये सेडिशन है, डिसरिस्पेक्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट
सेडिशन है, मतलब अगर आप भड़का रहे हो लोगों को सरकार के खिलाफ कि इस सरकार को निकाल फेंको और ऐसा वैसा ये वो, ये सेडिशन में आ जाएगा। बट हाँ, कुछ सरकार ने पॉलिसी बनाई, आप उसकी निंदा करते हो, आप बोलते हो ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था। ये क्या है? ये आप देखिए सजेस्ट कर रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस पे, ये सेडिशन नहीं कहलाएगा। बट आप अटेम्प्ट क्या कर रहे हो? एक्साइट डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट, लोगों में भड़का रहे हो, आप दंगे करवाने का कर रहे हो, तो फिर ये सेडिशन कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन क्वेश्चन 19 बात करता है विच ऑफ द कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर इनहेंस पनिशमेंट टू एन ऑफेंडर विद प्रीवियस सेक्शन। सेक्शन 75 इससे मुझे याद आता है। सेक्शन 75 बोलता है कि जो चैप्टर 12 और चैप्टर 17 है उनमें इनहेंस पनिशमेंट दी जाएगी अगर आप पकड़ा जाते हो, आपने अगर अपराध पहले करा हुआ है और फिर आप हुआ अगर उस उन्हीं सेक्शन के अंदर उन्हीं चैप्टर के अंदर पकड़ा है। किन चैप्टर्स के अंदर? चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के अंदर, तो फिर जो है इनहेंस पनिशमेंट दी जाएगी। ऑप्शंस आपके सामने है, देखते हैं क्या बोलता है। कंडीशंस कौन सी एसेंशियल एनहेंस पनिशमेंट के लिए टू एन ऑफेंडर विद प्रीवियस कन्विक्शन। ऑप्शंस आपके सामने है। पहला बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट हैव नॉट फॉर लेस देन 3 years ऑफ imprisonment, subsequent offense is not punishable with imprisonment for more than 3 years, the offense must be an offense relating to property or coin or government stamp। और डी बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन वाज नॉट इन इंडिया। 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बताइए। And the right answer is answer C. Offense must be an offense relating to property or coin or government stamp। चैप्टर 12 चैप्टर 17 आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे, क्योंकि चैप्टर 12 उसी से कॉइन से रिलेटेड ही बात करता है। इसके लिए आपको सेक्शन 75 पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 जो है बात करता है ए अ वुमन नोइंग दैट हिज हस्बैंड बी हैज रिसेंटली कमिटेड डकैती। ए जो है महिला है, ठीक है, पत्नी है किसकी? बी की। उसको मालूम है कि मेरे पति ने डकैती करी है, ठीक है, और उसको घर में वो छुपा लेती है, हार्बर कर रही है विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग हिम, कि वो पकड़ा ना जाए, छुपा जाए, इसको पनिशमेंट ना हो, ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रही है? हार्बर कर रही है। तो क्या ए गिल्टी होगी? क्या जो पत्नी है क्या उस पर केस चलाया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने। गिल्टी, हाँ जी गिल्टी होगी हार्बरिंग के लिए, सिर्फ गिल्टी होगी स्क्रीनिंग के लिए, या फिर गिल्टी होगी दोनों के लिए, या फिर गिल्टी नहीं होगी। फटाफट से आंसर बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड द राइट आंसर इज आंसर नंबर डी, भैया गिल्टी नहीं होगी। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपको नहीं मालूम है तो 216 फटाफट जाके पढ़कर आओ। क्या बोलता है? बोलता है कि अगर पत्नी हार्बर कर रही है तो फिर नहीं होगा। अब देखोगे आपकी हिंदू लॉ ही क्या बोलता है, पति जो है पत्नी के प्राण की रक्षा करेगी, ठीक है, अब वो तो करेगी, अपना फर्ज निभाएगी। तो उसी तरह जो आप देखते हो ना, ये लॉ क्या है? ये कस्टम्स जो चलते हुए आए उन्हीं में कुछ जो हो गए तो वही कस्टम लॉ बन गया। कुछ कस्टम जो आउटडेटेड थे या इस तरीके से गलत चीजें थी उनको हटा दिया गया, है ना। तो जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले वैसा ही चीजें होती आती हैं। तो इसके लिए आपको 216 ए पढ़ना है, जो कि बात करता है यहाँ पर जो महिला है, जो पत्नी है हस्बैंड की, वो भले ही उसको मालूम हो ये अपराध करके आया, कुछ भी करके आया और छुपा भी रही है, तो उसको सजा नहीं होगी। अदरवाइज अगर कोई और करेगा तो सजा होगी, तो वो गिल्टी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 जो है बात करता है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेज एंड कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन कंटिन्यूज। क्या बात कर रहा है? जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ना, जो आपको आपकी बॉडी पे कब कब हो जाएगा, कब आपको ऐसा लगेगा? जब आपको डेंजर महसूस होगा कि आपकी बॉडी को खतरा है, ठीक है, तो वो चालू हो जाता है, कमेंस हो जाता है। और कंटिन्यू कब तक रहेगा? जब तक आपको लगेगा कि खतरा अभी है। जब तक खतरा टला नहीं है आप तब तक मतलब प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा, किस केस में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रंगाबिल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस नानक चंद। 2018 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइए आंसर क्या है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, देवनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से केसेस कुछ हों जिनमें कुछ कहा गया, मैंने आपको बताया ना प्राइवेट डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अगर आप यही पढ़ के चले जाओ ना तो 1-2 क्वेश्चन चांसेस है कि यहीं से आ सकते हैं प्राइवेट डिफेंस के अंदर। तो 76 से 106 ज़रूर पढ़ के जाइएगा और पीछे वाला पोर्शन 378 हो गया, है ना? क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती और डिफेमेशन, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड थोड़ा-सा देख लेना अब क्योंकि इतना बेसिक और इतना वो हो गया है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड टॉपिक कि हर कोई पढ़ के जाता है तो क्वेश्चन वहाँ से आजकल बहुत कम पूछे जाते हैं। पूछे भी जाते हैं तो केस स्टडी फॉर्म में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 22 है, इसके बाद हमारी स्लाइड खत्म हो जाएगी। बात करता है ए पब्लिक ऑफिसर इन ऑथराइज्ड बाय अ वारंट, यहाँ पर इज होना चाहिए, इज ऑथराइज्ड बाय अ वारंट फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू एप्रीहेंड जेड। ठीक है, बी नोइंग दैट फैक्ट एंड ऑल्सो दैट सी इज नॉट जेड। अब मैं अगर आपको कुल मिला के समझाऊं तो ये पब्लिक ऑफिसर है, इसको कोर्ट ने एक वारंट दिया क्या कि जेड को पकड़ के लेके आओ, बट बी जानते हुए कि जो सी है वो जेड नहीं है, वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि सी ही जेड है, जाके पकड़ लो। ठीक है, और वो इंटेंशनली ऐसा बोलता है। अब ए को क्या मालूम, ये पुलिस ऑफिसर ए जाके सी को पकड़ लेता, उसको लगता वो जेड है ना, बट सी जो है जेड नहीं है। तो इस केस में जो बी है जिसने गलत चीज बताई यहाँ पर, उसको क्या सजा होगी? इन दिस केस बी अबेट्स द एप्रीहेंशन ऑफ सी। अबेट किया, ठीक है, जिससे सी को पकड़ लिया। तो उसने क्या किया यहाँ पर? एड किया, इंस्टिगेट किया, कॉन्स्पिरेसी किया, या फिर एडिंग एंड इंस्टिगेशन बोथ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है 2018, मतलब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे अगर आपने, जो आपको सेक्शंस बताया ना, आपने एक बार वो ढंग से पढ़ लिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, राइट आंसर जो है इसका है आंसर बी। इंस्टिगेट किया है, आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर उसने क्या किया, इंस्टिगेट किया कि ये है वो व्यक्ति, जाओ इसको पकड़ लो, है ना? मदद तो की नहीं, अगर हाथ जाके वही हेल्प कर रहा होता, पकड़वा रहा होता तो एडिंग में आ जाता, है ना? कॉन्स्पिरेसी तो बहुत दूर की बात है। तो इंस्टिगेशन इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा है। वीडियो बहुत लेंदी हो गया, ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो गया, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सप्लेन ना करूँ चीजें, बट वही वाली बात है कि रहा नहीं जाता, क्योंकि अब इतनी सारी डिटेल्स होती हैं कि जितना आपका बेनिफिट हम कर सकें उतनी कोशिश करते हैं, जहां पर जो नॉलेज आपको दे सकें। क्योंकि क्या होता है ना, आप क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहे हो, बट उसके अंदर जो 4 ऑप्शन होते हैं उससे 4 क्वेश्चन अलग निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखा है, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो जरूर लाइक करके जाइएगा इस वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।